प्रॉपर्टी नंबर 9 से देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर और 8 तक हम आपको बता दिए थे। आज 9 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 9 इसको हम लोग बोलते हैं सम प्रॉपर्टी। सम का मतलब योग का प्रॉपर्टी है ना, सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, सम का मतलब योग का प्रॉपर्टी है ना। तो योग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जरा आप इसको पूरा बारीकी से समझे। जैसे डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में यदि दो टर्म जुटा हुआ है तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से डिटर्मिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम में तीन टर्म जुटा हुआ है तो हम उस डिटर्मिनेंट को तीन डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब उस डिटर्मिनेंट को तीन डिटर्मिनेंट के योगफल में लिख सकते हैं। मतलब तीन डिटर्मिनेंट होगा और सबको योगफल के साइन से क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं सम प्रॉपर्टी में काम। तो ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे अभी आपको, अब पूरे सम प्रॉपर्टी पे पूरे एक अच्छे क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, तो आपको काफी इसमें आसान लगेगा। तो देखो यहां से सम प्रॉपर्टी क्या है, देखो a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई और a3 प्लस कितना z हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे b1 है, b2 है और b3 है, c1 है, c2 है और क्या है, c3 है ना। अब देखो सारे बच्चे यहाँ ध्यान दे, देखो तो यहाँ पे पहला जो कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, अभी आपको मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में दो टर्म जुटा हुआ है। तो अभी यह रो है कि कॉलम है, यह तो कॉलम है। कॉलम में दो टर्म जुटा हुआ है तो हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़कर योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना कैसे है, तो देखना है इसमें दो टर्म जुटा हुआ है तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे। अगर इसमें तीन टर्म होता तो इसको तीन भागों में तोड़ते, है कि नहीं। तो तोड़ेंगे कैसे, जरा यहाँ आप ध्यान दें। तो देखो कैसे तोड़ना है, आप क्या करना कि जिसमें दो टर्म जुटा हुआ है या तीन टर्म, तो फिलहाल यहाँ दो टर्म है, उसके पहले वाले टर्म को उतार लो ऐसे। तो देखो यहाँ इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा a1, फिर क्या चीज a2 और फिर कितना a3, और बाकी बात यह जो सब है, यह जो सब है इसको उतार लेना है। तो क्या हो गया b1, b2, b3 और फिर यह सब उतर जाएगा c1, c2, c3, ठीक है आया। फिर बीच में किसका चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है और उसके बाद फिर सेकेंड वाले एलिमेंट्स को उतार लेना है। अब बाकी बात यह सबको ज्यों का त्यों उतारना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x y z, यहाँ हो जाएगा b1, b2, b3, c1, c2, c3। क्या यह बात समझ में आया। और यहाँ पे यदि तीन टर्म होता तो एक और हो जाता, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा कि मैं इस डिटर्मिनेंट के प्रथम रो में दो टर्म जुटा हुआ था, तो आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योगफल में क्या किए, तोड़ लिए। तोड़ने का तरीका हम आपको बताए थे, पहले वाले एलिमेंट्स को उतारना है और बाकी बात यह सब को उतारना है। एक डिटर्मिनेंट बना, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देना, उसके बाद फिर सेकेंड वाले टर्म को उतारना है, फिर बाकी बात सबको उतार देना है, ठीक है। अब आप जब इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिए तो आप यदि ऐसे से ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, तो आप इसको अगर बाएं से दाएं कर सकते हैं तो दाएं से बाएं भी आप इसको कर सकते हैं। करने का तरीका तो देखो यहाँ से, जब भी हम इसको उतारे थे तो यह दोनों क्या था, सेम था। तो यहाँ जोड़ने का भी तरीका वैसे ही होगा। देखो दो रो क्या है, इसमें दो कॉलम क्या है बच्चों, दो कॉलम क्या है, सेम है, और जो डिफरेंट है उसको जोड़ देना है। देखो तो डिफरेंट कौन है, देखो यह वाला दोनों कॉलम क्या है, सेम है, और डिफरेंट है यह और क्या यह। तो जो डिफरेंट है उसको जोड़ देना है, a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, और जो सेम है उसको क्या करना है, उतार देना है, ठीक है। तो आप जैसे इसको जोड़े, जैसे आप इसको तोड़े हैं फिर उसको आप उसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलो यहाँ ध्यान देना। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर कितना, 2 है। अब देखो यहाँ से ऐसा
A1 प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा, A2 प्लस वाई प्लस बीटा, A3 प्लस जेड प्लस गामा। यहाँ होगा B1 C1, B2 C2, B3 C3, ऐसा बराबर है। अब चलो तो इसको तोड़ेंगे, तीन टर्म जुटा हुआ है, तब बताए थे आपको किसी रो या कॉलम में, तो यहाँ कॉलम में तीन टर्म है तो इसको तीन डिटर्मिनेंट के योगफल में लिख सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है पहले वाले टर्म को उठाना है, पहले वाले टर्म को उठाना है तो क्या होगा बताओ, A1 A2 A3, A1 A2 A3, बाकी बात सबको उतारना है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ओके। बीच में प्लस, तो यहाँ भी प्लस डालना है, प्लस डालना है। फिर अब सेकेंड वाले टर्म को उठाना है तो एक्स वाई जेड, B1 B2 B3 C1 C2 C3, है कि नहीं। अब तीसरा है कौन, फिर यहाँ प्लस है, प्लस डाल दिए। और तीसरा को क्या करना है, उतारना है, तो तीसरा वाला टर्म अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा। फिर क्या हो, यह सेम टू सेम उतार देना है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि डिटर्मिनेंट के कॉलम में दो टर्म जुटा हुआ है तो आप इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, और यदि ऐसे है तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप जोड़ोगे 3x3 कोटि के डिटर्मिनेंट को जोड़ेंगे तो कोई दो रो या दो कोई कॉलम सेम होना चाहिए। देखो यहाँ सेम है, यह सेम है, देखो ना, यह वाला और यह वाला सेम है, तो सेम वाला को उतार देना है और डिफरेंट वाला को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अभी कॉलम में काम हो रहा था, अब हम रो में चलते हैं, ठीक है। तो अभी कॉलम में दो टर्म था तो दो भाग में तोड़ रहे थे, कॉलम में तीन टर्म था इसको तोड़ रहे थे। अब हम लोग रो में आएंगे, है कि नहीं। तो रो में कैसे होगा, तो जरा ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसे, A1 प्लस एक्स, B1 प्लस वाई, C1 प्लस जेड, है ना ऐसा, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐसे, है ना। अब आप इसको तोड़ सकते हो, तो कैसे, पहला वाला को उठाना है, पहला वाला पहला वाला पहला वाला, है ना, फिर सेकेंड वाला सेकेंड वाला सेकेंड वाला, है ना। तो उठाओ इसको, तोड़ो ऐसे। चलो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला टर्म देखो इसका क्या होगा, तो पहला होगा A1, फिर कितना A2 A3, पहला वाला B1 B2 B3, पहला वाला C1 C2 C3 प्लस प्लस। अब क्या चीज़, सेकेंड वाले को उतारना है, नीचा सब को उतार देना है। तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये हो गया X, फिर A2 A3, Y B2 B3, Z Z C2 C3। आया बात समझ में। तो यदि रो में भी यदि दो टर्म जुटा हुआ है तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। कॉलम में तो आ गया, रो में भी आपको आ गया। अच्छा सर, रो में यदि तीन टर्म हो तब कैसे होगा, तो पहले आप इसको क्या करो, अच्छे से उतार लो, तब हम बताते हैं, है ना। इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब देखो, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखना ऐसे, सर यहाँ A1 प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा, B1 प्लस वाई प्लस बीटा, C1 प्लस जेड प्लस गामा, है ना। और यहाँ पे आ गया आपका A2 B2 C2, यहाँ पे आ गया A3 B3 और कितना C3। अब आप इसको क्या करोगे, कॉलम में तीन टर्म है तो आप इसको तीन टर्म में लिख सकते हो, तीन डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। कैसे, तो पहला वाला को उठाना है, पहला वाला को उठाना है, पहला वाला को, फिर सेकेंड वाले को उठाना है, सेकेंड वाले को उठाना है, सेकेंड वाले को लेना है, फिर थर्ड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ठीक है। तो तोड़ो इसको, तो तीन डिटर्मिनेंट में तोड़िए तो फटाक से। तो कैसे होगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3,
C1 C2 C3 और साथ में आप लिखते भी चलोगे, ऐसे बोलते भी चलोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो तो ये हो गया पहला पहला पहला, फिर x को उठाना है, फिर सबको नीचे लिखना है। तो प्लस क्या हो जाएगा बोलो, x A2 A3, फिर y B2 B3, फिर कितना क्या होगा z C2 C3। ओके, समझ में आ गया। फिर बीच में क्या है प्लस, तो फिर बीच में +2, फिर थर्ड को उठाना है तो क्या होगा अल्फा A2 A3, फिर क्या होगा बीटा B2 B3, गामा C2 C3। ओके, तो बात समझ में आ गया। तो रो में दो टर्म जुटा हो या कॉलम में, है ना, तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ लोगे। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 5वां एग्जाम्पल करते हैं। देखिए नंबर 5वां एग्जाम्पल ऐसे देखो, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस एक्स वाई जेड B1 B2 B3, C1 C2 C3, ऐसा है। अब यह दोनों डिटर्मिनेंट को जोड़ना है। तो हम आपको बताए थे 3x3 कोटि के डिटर्मिनेंट को जोड़ना है तो कोई दो कॉलम या कोई दो रो सेम होना चाहिए, तीसरा जो अलग अलग उसको जोड़ देना है। तो बताओ यह वाला कॉलम दो कॉलम, यह वाला दो कॉलम क्या है सेम है, तो जो तीसरा अलग है उसको जोड़ देना है। तो पता है जो सेम है उसको आप क्या करो उतार लो। देखो यह दोनों सेम है, यह दोनों सेम है, उसको उतार लेना है। तो हो जाएगा B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब यह तो सेम था, यह सेम था तो उतार दिए, और जो अलग अलग है उसको जोड़ देना है। तो क्या होगा A1 प्लस x, फिर क्या होगा A2 प्लस y, फिर क्या होगा A3 प्लस कितना बच्चों A3 प्लस z। क्या समझ में आया ना। तो आप अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में दो टर्म या तीन टर्म जुटा हुआ है तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट या तीन डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, और यदि दो डिटर्मिनेंट तीन डिटर्मिनेंट अगर जुटा हुआ है तो आप उसको फिर दो से सिंगल बना भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलो इतना तो हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, पूरे कहानी को हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अब आपको बताना है, इसको तोड़ के बताओ तो जल्दी से बताते हैं। देखो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, ज़रा इसको अपने से तोड़ना। अब ये डिटर्मिनेंट जो है इसको तोड़ना है। देखो यहाँ A1 प्लस x हो गया, उसके बाद A2 प्लस y, यहाँ हो गया अल्फ़ा और कितना बीटा, है ना। अब बताओ ई डिटर्मिनेंट को क्या करना है, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना है। तो आपको बताए थे किसी भी रो या कॉलम में कोई दो टर्म जुटा हुआ है तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यह 2/2 कोटि का डिटर्मिनेंट है, और पहला जो कॉलम है इसमें दो टर्म जुटा हुआ है। आपको तोड़ने का तरीका हम बताए थे, पहला को उठाना है, अब इसको उतार देना है। देखो ना, इसको उतार देना है। तो पहला को उतारेंगे, पहले टर्म को उतारेंगे तो क्या होगा बोलो, यह हो जाएगा A1 A2, यह वाला उतार देंगे अल्फ़ा और क्या हो जाएगा बीटा, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ भी +2, फिर क्या होगा बोलो सेकेंड टर्म XY क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर इससे ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे से ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसको जोड़ने का तरीका है, अगर 2/2 कोटि का है तो एक कॉलम सेम होना चाहिए। देखो ये दोनों में एक कॉलम क्या है सेम है, और जो डिफरेंट कॉलम है उसको जोड़ देना है। कभी कभी क्या हुआ कि रो सेम होगा तो रो को रो से जोड़ना है कि नहीं। तो देखो जरा अब इसका उल्टा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का ए था, अब एग्जाम्पल नंबर 6 का बी आ जाओ। अब इसको अपने से बताना, सर A1 हो गया, यह हो गया आपका B1, यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा, है ना, प्लस फिर ध्यान दो यह हो गया A2, यह हो गया B2, यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा। अब बताओ यह डिटर्मिनेंट को जोड़ो तो 2/2 है, तो यह कॉलम है यह कॉलम क्या है सेम है, तो जो कॉलम सेम है उसको उतार देना है। तो जो कॉलम सेम है उसको उतार दिए अल्फ़ा बीटा।
और जो कॉलम डिफरेंट है उसको जोड़ देना है, तो इसको इससे इससे इससे, तो क्या होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और यह क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। समझ में आ गया। फिर इसी का एग्जाम्पल नंबर देखो C, ऐसे A1 अल्फ़ा B1 बीटा प्लस A2 B2 अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस A3 B3 अल्फ़ा बीटा। अब चलो तो यह डिटर्मिनेंट को जोड़ के बताना है, तो बताओ तो तीनों में कौन सा रो या कॉलम सेम है। तो रो नहीं, कॉलम सेम है। यह वाला कॉलम, यह वाला कॉलम, यह वाला कॉलम सेम है। तो जो कॉलम सेम है उसको क्या करना है, उतार देना है, और जो कॉलम डिफरेंट है उसको जोड़ देना है। तो यह A1 A2 A3 जुट जाएगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा, और यह वाला यह वाला यह वाला, तो क्या होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। क्या यह बात समझ में आ गया ऐसे। चलो अब देखो नंबर D, देखो ऐसे A1 अल्फ़ा B1 बीटा प्लस A2 अल्फ़ा B2 बीटा, अच्छा, प्लस डॉट डॉट AN अल्फ़ा BN बीटा बराबर क्या होगा, फटाफट बोलो। तो यह वाला कॉलम क्या है, सेम है, तो इसको उतार देंगे। तो जो कॉलम सेम है उसको उतार देना है, बीटा हो गया। और जो डिफरेंट है देखो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, तो यहाँ क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN। अच्छा, यह क्या होगा B1 B1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट क्या हो गया BN। तो इस प्रकार से आप ना ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 3 बाई 3 कोटि का है, तो 2 रो या 2 कॉलम सेम हो और जो डिफरेंट हो उसको जोड़ देना है। अगर 2 बाई 2 कोटि का है तो 1 कॉलम या 1 रो, तो जो कॉलम सेम है उसको उतार देना है और जो अलग अलग उसको जोड़ देना है ना। तो इसी रूल से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर ई देखना है। एग्जाम्पल नंबर ई देखिए, छठा का A B C D, आप इसको अच्छे से उतार लो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले इस पे हम लोग। तो सम प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर ई देखो, छठा का ई ऐसे। अब इसको तोड़ो, A1 प्लस एक्स A1 प्लस एक्स A2 प्लस वाई, यहाँ हो गया अल्फ़ा और बीटा। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट के रो कॉलम में नहीं, रो में 2 टर्म जुटा हुआ है, तब आप इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं योगफल के रूप में। कैसे, तब पहले वाले टर्म को उठाना है, पहला पहला। तो तोड़ने का तरीका आपको बताए ही थे। यह क्या हो जाएगा A1 अल्फ़ा, यह क्या हो जाएगा A2 बीटा। अच्छा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस डालना, फिर क्या होगा x अल्फ़ा, फिर क्या होगा यह y बीटा। आया बात समझ में ना। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ABCD F देखो जरा यहाँ। अब फिर ऐसे है तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं आप, है ना, ऐसे A1 A2 अल्फ़ा बीटा प्लस XY अल्फ़ा बीटा। अब देखना है 2 बाई 2 कोटि क्या है, तो एक रो सेम होना चाहिए या कॉलम सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें कॉलम सेम था, इसमें क्या है, यह दोनों, यह वाला रो यह वाला रो क्या है, सेम है। तो जो सेम है उसको क्या करना है, उतार देना है, और जो डिफरेंट है उसको जोड़ देना है। तो A1 प्लस एक्स आई क्या हो जाएगा A2 प्लस वाई। क्या ये बात समझ में सबको आया अच्छे तरीके से, है ना। तो जल्दी से इसको उतार लो बच्चों, फटाक से। उतार लिए। चलिए अब एक छोटा सा और है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पूरी तरह से यह वाला सम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। चलो अब देखो, यह तो उतार लिया। अब चलिए नंबर 7वां क्या है, छठा तो हो गया था। अब देखो नंबर 7वां, सम प्रॉपर्टी में ही नंबर 7वां। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी नंबर कितना, इसी में प्रॉपर्टी नंबर 9 में एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। बहुत काम का प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत काम का यह जो एग्जाम्पल है।
जैसे यहाँ पे देखो सिग्मा सिग्मा r बराबर 1 से लेके n है। अब डिटर्मिनांट के बाहर सिग्मा है तो उसको हम अंदर कर सकते हैं, लेकिन अंदर कैसे करेंगे उसका भी तरीका है। देखो यहाँ AR BR और कितना CR है ना, यहाँ हो गया X Y Z अल्फ़ा बीटा गामा, है कि नहीं। अब बताओ देखो तो यह वाला R का मान डालेंगे तो कौन सा रो बदलेगा या कौन सा कॉलम। तो यहाँ रो बदल रहा है, कौन सा रो बदल रहा है। R का मान डालने से इस पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। R का मान डालने से फर्क किस पे पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा। तो इस R के मान के लिए कौन सा रो बदल रहा है, यह वाला फर्स्ट रो बदल रहा है ना, तो हम सिग्मा को फर्स्ट रो में अलग अलग कर सकते हैं। अगर इस R के मान के चलते अगर सेकेंड रो बदलता तो हम सिग्मा को सेकेंड रो में अलग अलग कर देते। यानी यहाँ से यह पता चल गया कि यह R के कारण जो रो या कॉलम बदलेगा सिग्मा को हम उस रो या कॉलम में लगा सकते हैं, है ना। तो बताओ तो इस R के मान से फर्स्ट रो बदल रहा है तो सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो में अंदर अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, तो देखो कैसे नज़र आएगा, यह नज़र आएगा। अब यह सिग्मा फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में अलग अलग लग जाएगा, तो नज़र आएगा ऐसे सिग्मा R बराबर 1 से लेके n और कितना AR, फिर यह इसमें लग जाएगा, मतलब फर्स्ट रो के सभी अवयव में लग जाएगा। तो यहाँ हो गया सिग्मा R बराबर 1 से लेके n और कितना BR, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा R बराबर 1 से लेके n और कितना CR। और बाकी बात तो नहीं बदल रहा है तो इसको उतार देना है, तो हो गया X Y Z और यह हो गया अल्फ़ा बीटा और कितना गामा। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कैसे, तो इसको उठा के चलते हैं तो LHS आ गया। देखो यहाँ से LHS बराबर सिग्मा R बराबर 1 से n है ना। सिग्मा का मतलब तो आप पढ़े ही हैं, आपको बेसिक में हम बताए थे सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। तो R का मान डालेंगे, सबको जोड़ते जाएंगे, X Y Z अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। चलो बच्चों, अब हम R का मान 1 डालेंगे तो ये A1 B1 C1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A1 B1 C1। यह X Y Z अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। फिर सीमा का मतलब क्या हो, R का मान डालने के बाद जो आया फिर उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें प्लस, फिर R का मान क्या डालेंगे 2। इस प्रकार से यह हो जाएगा A2 B2 C2। अब नीचे वाला सब उतर जाएगा, X Y Z, फिर यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा, इस प्रकार से प्लस, और हम R का मान 3 डालेंगे तो फिर आएगा R का मान 4 डालेंगे। R का मान कहाँ तक डालते जाएंगे, n तक। तो पता है कि डॉट 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 क्या आ जाएगा, डॉट 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 क्या आ जाएगा, प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा AN BN और कितना CN। यहाँ आ जाएगा X Y Z और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है ना ऐसा। अब देखो अभी अभी आप पढ़े थे डिटर्मिनांट को जोड़ना, 3x3 कोटि का डिटर्मिनांट को जोड़ना है तो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो सभी में यह वाला दोनों रो क्या है, सेम है, सेम है। तो सेम वाले को उतारना है और जो डिफरेंट वाला है उसको क्या करना है, जोड़ना है ना। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखा जाए। देखो देखिए तो इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ से यह जो है क्या आ जाएगा, बोलो तो फटाफट। इसको जब जोड़ेंगे तो ये जो आपका ये जो है आपको आ जाएगा एक्स वाई जेड दो गो सेम है तो इसको उतार देंगे। तो उतारने के बाद आ जाएगा ऐसे एक्स वाई और क्या चीज़ जेड। अच्छा A1 A2 A3 है ना, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जुड़ जाएगा सब। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN हो गया। फिर यह वाला क्या होगा, यह वाला B1 प्लस B2 डॉट डॉट BN हो जाएगा, इसके नीचे Y हो जाएगा। अच्छा फिर C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा CN, क्या हो जाएगा Z। कैसे, तो जो दो रो सेम है इसको सेम का सेम उतार देना है। तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा बीटा और क्या चीज़ गामा। उसके बाद
जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको जोड़ देना है। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डिफरेंट था, इस सबको जोड़ दिए। फिर B1 B2 B3 सबको जोड़ दिए, C1 C2 C3 सबको जोड़ दिए और आ गया इतना। अच्छा, यह वाला जो योगफल है आप इसको सिग्मा में व्यक्त कर सकते हैं। आप पढ़े हैं ना कि हम योगफल को सिग्मा में व्यक्त कर सकते हैं। यह भी जो योगफल है इसको सिग्मा में आप व्यक्त कर सकते हैं। यह भी जो योगफल है इसको आप छोटे फॉर्म सिग्मा में लिख सकते हैं। तो कैसे? तो यहाँ से लिखने का तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 1 से लेके n और कितना AR। अब आप r का मान 1 डालो, A1 प्लस 2 डालो तो A2 प्लस डॉट डॉट AN ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको क्या लिखोगे? तो सिग्मा r बराबर 1 से लेके n और BR, फिर r का मान 1 डालेंगे तो 1 से लेके n तक डालेंगे तो यह सब आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा r बराबर 1 से लेके n CR। आया बात समझ में? और नीचे क्या उतर जाएगा? यह तो सेम है, तो x y z और अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपने क्या देखा, इतना को लेकर चले हैं और RHS ले आए ना, बराबर क्या आ गया? RHS इतना आ गया ना, प्रूफ हो गया। तो यदि सिग्मा बाहर में लगा हुआ है और यह R के चलते कोई रो या कोई कॉलम बदल रहा है तो हम सिग्मा को उस रो या उस कॉलम में हम अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह तो आप समझ गए। अब सम प्रॉपर्टी का पूरा जो आपका थ्योरी है आपने अच्छे से इसको देखा। अब हम इस पे अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो अभी आप जो सम प्रॉपर्टी किए तो आप उसको पॉज करके पीछे उतार लेना। अब उस सम प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न को कैसे बनेगा, है ना? तो देखा जाए कैसे बनेगा। देखो यहाँ से, अच्छा देखो कहता है अनंत श्रेणी है, मतलब ऐसा ऐसा डिटर्मिनांट कितना जुड़ा हुआ है? अनंत। तो अनंत डिटर्मिनांट को जोड़ का योगफल कितना होगा आपको क्या करना है? बताना है। अब आप चाह रहे होइएगा कि हम इसका सेकेंड कोटि का डिटर्मिनांट है, ऐसे गुना करके मान ज्ञात कर लें, ऐसे गुना करके मान ज्ञात कर लें, ऐसे गुना करके मान ज्ञात कर लें। तो फिर आगे आप कितना ऐसा ऐसा है, अनंत है, तो अनंत तक एक्सपेंशन करके मान ज्ञात करेंगे तो कभी ज्ञात हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे? ये तो पता है, यह पता है, फिर यह है, इसके आगे आएगा, फिर इसके आगे आएगा, फिर इसके आगे आएगा, फिर इसके आगे आएगा, आगे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, जोड़ते जाएंगे, आने वाला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो जोड़ा पर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना? तो फिर इसको बनाने का क्या तरीका है? तो इसको बनाने का तरीका है, सो देखिए, तो हम मान लिए कि जो अनंत सारणिकों का योगफल है, इसका योगफल मान लेते हैं कि जो है S आएगा। क्या आएगा? S आएगा। मान लीजिए कि S आएगा। अब क्या करना है? सो देखो 1 6 2 4 प्लस 1/2 2 2 4। अब इस प्रश्न को देखो, देखो तो कोई रो या कॉलम सेम सेम है। और जब कोई रो या कॉलम सेम सेम है तो हम इस सब को जोड़ सकते हैं डिटर्मिनांट को। अभी आप पढ़े हैं 2 4 है, प्लस में कितना डॉट डॉट। अब देखो इसमें कोई रो या कॉलम सेम है? हाँ सर, यह वाला कॉलम, यह वाला कॉलम, यह वाला कॉलम सब में सेम है, तो जो सेम वाला है उतर जाएगा और जो डिफरेंट वाला है वो जुड़ जाएगा, यह वाला जुड़ जाएगा, है ना? तो आप करोगे क्या? ऐसे S बराबर है, जी हाँ बताओ तो डिफरेंट वाला को जोड़ दो, तो 1 प्लस 1/2 और 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा प्लस 1/1/2 की पावर 3 डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी आएगा। ठीक, अच्छा फिर यह क्या होगा? 6 प्लस बोलो 2 प्लस कितना 2/3 प्लस डॉट डॉट 2 इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, यह जो दोनों सेम सेम था 2 और 4 इसको उतार लो। और जैसे ही आप इसको देखें तो आपको याद आया होगा यह कौन सा सीरीज है। तो दूसरे वाले में पहले वाले से भाग दो 1/2, इसमें इससे भाग दो 1/2। तो ऐसा सीरीज जिसमें कोई टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का अनुपात बराबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जीपी में। और जीपी में अनंत है, तो जीपी में अनंत पदों का योगफल आपको याद होगा, हम बताए थे जीपी में अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। यदि प्रथम पद a है, सार्व अनुपात r है, तो अनंत पदों का योगफल फॉर्मूला होता है a/1 - r। याद है कि नहीं है? तो इस जीपी में प्रथम पद कितना है? a है, और द्वितीय पद में जब प्रथम पद से भाग देंगे तो सार्व
अनुपात कितना आएगा 1/2 आएगा, तो इसका R 1/2 आ गया। यह भी जीपी है, चेक कर लो। 2 में 6 से भाग दो 1/3, 2/3 में 2 से भाग दो 1/3, तो क्या दिख रहा है, कोई टर्म और उससे जस्ट पहले वाले टर्म का भागफल सब में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए यह भी जीपी में है। इस जीपी का प्रथम पद कितना है 6 है, और सार्व अनुपात कितना है, तो इसमें इससे भाग दिए तो कितना आया 1/3, तो 1/3 क्या हो गया सार्व अनुपात। जरा ध्यान दो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर और +2 डॉट इन्फिनिटी। आपको पता है कि यह जो जीपी का अनंत पदों का योगफल है, इसमें a का मान कितना है 1 है, और r का मान कितना है 1/2, इसीलिए इसका योगफल क्या हो जाएगा a/1 - r। a का मतलब 1/1 माइनस कितना 1/2। अब यहाँ से क्या लिखोगे 1/1 में से हाफ गया, हाफ आएगा, यह 2 ऊपर जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी योगफल ज्ञात कर लेंगे हम लोग, है ना। चलो तो जल्दी से इसका योगफल ज्ञात करते हैं, कितना आता है। अब इसका योगफल ज्ञात करो, फटाफट देखो है कि नहीं। चलिए अब इसका योगफल ज्ञात करो, क्या आता है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस कितना 2 + 2/3 प्लस डॉट टू इन्फिनिटी है। अब बताओ बच्चों, इसमें प्रथम पद कितना है 6 है, इसका r कितना है, तो द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देंगे तो 1/3 आ गया, तो इसका योगफल क्या आएगा, इसका योगफल a का मतलब 6/1 - 1/r। 1 - 1/r का मतलब कितना हो जाएगा 1a/1 - r का मतलब 1/3। अब आप इसको एलसीएम लो, तो 3 में से 1 गया 2, नीचे 2 बचा, ऊपर में 3 गया, इससे ही गया कितना बचा 9 बचा। तो आपने क्या देखा, ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, अभी आप देखें 2 आ गया, ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। तो बताओ तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका टोटल वैल्यू आ गया 2, आई कितना आ गया 2। अच्छा ई कितना आया 9, आई पहले से कितना है 4, तो यहाँ से आ गया 4 दूना 8 - 18 बराबर -10, तो आंसर कितना होगा -10। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से पूरा ध्यान देना और इसको समझो, है कि नहीं। तो यह डिटर्मिनेंट के सम प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग किए हैं, ढेर सारे डिटर्मिनेंट को कैसे जोड़े हैं। अगर अलग अलग इसको क्या करते, इसको एक्सपेंड करके जोड़ते हैं, ऐसे 4 गुना 1 4 माइनस कितना ऐसे ऐसे, तो इसमें तो अनंत है, आगे आएगा फिर आएगा फिर आएगा, तो कभी अंत ही नहीं होगा। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते जाएंगे, वैल्यू आते जाएगा, निकालते जाएंगे, वैल्यू आते जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा किए, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यह वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस वाला प्रश्न जो आपको बताए थे ना, उसमें सम प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल नंबर जो 7 कराए थे, तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे ही आधारित प्रश्न है। बताए थे ना सिग्मा लगा हुआ होगा तो कैसे मान ज्ञात करना है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। देखिए तो इसका मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सिग्मा r बराबर 1 से लेके, बिल्कुल ही आराम से लिखो, और डेल्टा r हो गया। अब प्रश्न में क्या है, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, और डेल्टा r का मान यहाँ दिया है यह वाला, तो जहाँ इसमें डेल्टा r है वहाँ यह वाला मान डाल दो, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट r - 1 का होल स्क्वायर और r - 1 का होल पावर 3। उसके बाद फिर कितना n 2n स्क्वायर 3n³ है ना, 6 4n - 2 3n स्क्वायर माइनस कितना इतना आ गया ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात। अब हम आपको बताए थे, शायद याद होगा क्या, इस r के वैल्यू से कौन सा रो या कॉलम बदल रहा है। तो इस r का मान डालने से यह सब नहीं बदलेगा, यह बदलेगा। तो सिखाए थे ना, r का मान डालने से जो रो या कॉलम बदल रहा है, यह सिग्मा को सब में अलग अलग लगा दो। तो आप क्या लिखोगे जल्दी से बताना कि सर सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, डेल्टा r बराबर क्या हो जाएगा,
तो यह वाला सिग्मा सब इसमें लग जाएगा, फर्स्ट कॉलम में लग जाएगा, यहाँ 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 लग जाएगा। तो लगा दीजिए फटाफट। जब लगाएंगे तो होगा सिग्मा r बराबर 1 से लेके n r-1 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n r-1 का होल स्क्वायर। फिर कितना, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n r माइनस का पावर कितना 3 आ गया। सब तो लग गया, अभी सबको उतार देना है। तो यह हो गया n, यह हो गया 2n स्क्वायर, यह हो गया 3n क्यूब, है ना, यह हो गया 6, यह हो गया 4n-2, यह हो गया 3n स्क्वायर माइनस कितना 3n हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप पहले क्या करो, आप यहाँ तक उतार लो पहले अच्छे से, फिर आगे हम चलते हैं, है ना। देखिए, जब तो जगह है नहीं तो पूरे क्वेश्चन को हम टोटली मिटाएंगे, तो पहले आप यहाँ तक उतार लो। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं किए हैं। अभी हम प्रश्न को उतारे हैं और ये प्रॉपर्टी जो था कि बाहर है जो बदल रहा उसमें सब में लगा देना है, बस वही काम किए, अभी नया कुछ नहीं हुआ है। आप इसको उतारो, ठीक है, जल्दी से उतारिए। अब देखो, चलिए देखिए तो, और यहाँ n है। चलो अब आप क्या करो कि सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, डेल्टा r का मान निकालना था। चलो अब यहाँ से डिटर्मिनेंट आगे, हाँ प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे 1 डालो तो 0 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 2 डालो तो 2 - 1 1 आएगा। तो 0 को तो लिखना नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 आएगा। 3 डालेंगे तो 2 आएगा, 4 डालेंगे तो +3 आएगा, और डॉट डॉट n डालेंगे तो n-1 आएगा। तो प्लस यहाँ क्या आ गया, डॉट डॉट n-1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से लेके n-1 तक के प्राकृत संख्या का योगफल आ गया। अब चलो यहाँ 1 डालो, 0 का स्क्वायर, 2 डालेंगे 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर। 3 डालो 2 का स्क्वायर, 4 डालो 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n डालेंगे तो n-1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। फिर r का मान 1 डालो तो 0 का पावर 3, r का मान 2 डालेंगे तो 1 के पावर 3, 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, और डॉट डॉट n-1 के पावर 3 आ गया। बाकी बात सबको तो उतार देना है, तो क्या होगा n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n-2 कितना 3n स्क्वायर माइनस कितना 3n, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इस सब तरह के क्वेश्चंस किताब में आपको नहीं मिलेंगे, आप पूरा फोकस करो, है कि नहीं। चलो यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो अभी आपको हम बताएंगे अच्छे से, तब इसको लिखेंगे, है ना। तो ये तो आप उतार लिए होइएगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए सभी बच्चे थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम बता देते हैं। आपको हम APGP में पढ़ाए थे, या 10वां क्लास में पढ़े होइएगा, या फिर हम 11th में APGP पढ़ाए थे, याद है। तो वहाँ पे हम बताए थे 1 से लेके 1 2 + 3 डॉट डॉट n तक के प्राकृत संख्या का योगफल, 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्या का योगफल n × n + 1/2 होता है, ठीक है। फिर 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल n × n + 1 2n + 1/6 होता है। और 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योगफल जो है वह होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ 1 से लेके n-1 तक है, और यहाँ 1 से लेके n तक है ना। तो सीख लो यहाँ से, जब 1 से लेके n-1 तक का होगा 1 + 2 + डॉट डॉट n-1। अब बताओ इसमें क्या फ़र्क है। इसमें 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल है, और इसमें 1 से लेके n-1 यानी इससे एक कम तक का। तो कुछ नहीं करना है, इसके फॉर्मूला में जहाँ +1 था ना, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देना है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 से लेके n तक में n × n + 1/2 था, तो n-1 तक के योगफल में इस फॉर्मूला में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, n × n - 1/2 आ गया। सिमिलर फिर इसका भी फॉर्मूला क्या होगा,
1 से लेके n-1 तक का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n-1 का स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्या का योगफल है और यहाँ जो है 1 से लेके n-1 तक का योगफल है। तो जब भी n-1 तक का आ जाए तो फॉर्मूला ऐसा ही होगा, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा इसका योगफल, इसका योगफल हो जाएगा n इंटू n-1 2n-1 बाई कितना 6। कोई दिक्कत वाली बात। और इसका क्या हो जाएगा जरा देख लो, यहाँ पे 1 से लेके n तक के घनों का योगफल है और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट n-1 का क्यूब है। तो 1 से लेके n-1 तक के घनों का क्यूब क्या होगा, तो फॉर्मूला ऐसा ही होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो तो n-1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ इसमें जहाँ है 1 से लेके n-1 तक का, उसमें यह वाला मान डाल देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर, यह वाला मान डाल देंगे और जहाँ यह है यह वाला मान डाल देंगे, है कि नहीं। तो समझ में आ गई बातें। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे, रोक के नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब देखो यहाँ से, है कि नहीं, इस वैल्यू को याद रखना, यह जहाँ है यहाँ यह डाल देंगे, जहाँ यह है यहाँ यह डाल देंगे, जहाँ यह है यहाँ यह डाल देंगे, ठीक है। तो चलो इसको अपना नोट कर लेना तू लोग। अब देखो प्यारे बच्चों, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n डेल्टा r बराबर है। अभी अपने पढ़ा, इसके जगह पे क्या डालना है, n इंटू n-1/2। इसके जगह पे क्या डालना है, n इंटू n-1 2n-1/6। इसके जगह पे क्या डालना है, n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये सब तो उतर जाएगा, n 2n स्क्वायर 3n क्यूब आ गया से, फिर 6 4n-2 3n स्क्वायर माइनस 3n आ गया ऐसे। अब देखो आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई उभयनिष्ठ टर्म है तो उसको बाहर कर सकते हैं। अब बताओ n इंटू n-1/2 यहाँ भी है, n इंटू n-1 6 को लिख सकते हैं, 2 गुना 3 तो n इंटू n-1/2 यहाँ भी है और n इंटू n-2 का होल स्क्वायर है, यहाँ दो को है, तो सब में n इंटू n-1/2 कॉमन है, सबको बाहर करो। जब बाहर करेंगे सिग्मा r बराबर 1 से लेके n डेल्टा r बराबर क्या होगा, जल्दी से बाहर करो तो n इंटू n-1/2, पहला कॉलम से n इंटू n-1/2 बाहर करेंगे तो यहाँ से तो आ गया, यहाँ बचेगा 1। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, तो n इंटू n-1/2, 6 में से 2 बाहर चल गए हैं, 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2n-1 कितना 3। अच्छा n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर, यानी ऐसा 2 था, एगो बाहर चल गया तो एगो बचेगा, n इंटू n-1/2 बचा। अच्छा यहाँ क्या बचा, n बचा, यहाँ बचा 2n स्क्वायर, यहाँ बचा 3n क्यूब, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4n-2, यहाँ बचा 3n स्क्वायर माइनस कितना 3n। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से सर इसमें यह जो दोनों रो है इसमें कहीं भी हर नहीं है, इसमें हर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हर है उसको हटा देते हैं। तो यह दोनों हर का एलसीएम लो, इसमें क्या करो, दोनों हर के एलसीएम से इसमें गुना कर दो। क्या करो, इसमें फर्स्ट कॉलम में गुना कर देंगे ताकि यह हर हट जाएगा, है कि नहीं। तो यह दोनों हर का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 6 से इस हर में गुना करो, 6 से इस कॉलम में गुना करो। आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में कोई संख्या से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट उतना गुना बढ़ जाता है, तो बैलेंस करने के लिए उतना से भाग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यह 3 और 2 को हटाने के लिए 3 और 2 के एलसीएम से पहला कॉलम में गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 6 से पहला कॉलम में 6 से गुना करो तो ऊपर वाला को मिटाते हैं, है कि नहीं। चलो उतार लो, रोक के अपना उतार लेना, ठीक है, रोक के उतार ही लेना। चलो
अब हमको ये 2 और 3 को हर में से हटाने के लिए पहला कॉलम में किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से। और किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान उतना गुना बढ़ जाता है, बैलेंस करने के लिए उतना से भाग देना पड़ेगा। तो बताओ तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n और डेल्टा r बराबर, ठीक है। चलो इसमें हम 6 से गुना कर रहे हैं तो बाहर में 6 से बैलेंस करने के लिए भाग करना पड़ेगा, n इंटू n माइनस 1 बाई, तो पहले से 2 है, 6 से भाग करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, 6 से इसमें गुना करना है, 1 गुना 6, इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा। अंदर में 2 गुना करेंगे तो बचेगा 4n माइनस 1, इसमें 6 से गुना करेंगे यहाँ तो यहाँ बचेगा कितना, कट जाएगा 3, n स्क्वायर माइनस n में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ बचेगा 3n स्क्वायर माइनस कितना 3n, यहाँ चलो क्या बचा n, 2n स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3n क्यूब, है ना, यहाँ क्या बचा 6, यहाँ 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। प्यारे बच्चों, फिर ऐसा प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से देखो। अब देखो, आप पढ़े थे ना सर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। अब बताओ इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है, सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपने क्या देखा, सिग्मा r बराबर 1 से लेके n डेल्टा r बराबर है, ये सब क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 गुना समथिंग 0, चूँकि क्या C1 बराबर कितना C3 है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया 0, है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आप इसको क्या करो उतार लो बढ़िया से, फटाफट उतारो। एक क्वेश्चन ना हम होमवर्क के लिए आपको देते हैं, आप इसको घर से बना के लाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इसको घर से बना के लाना, ठीक है। तो पहले इसको उतार लो, उसके बाद एक होमवर्क हम देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। दिए। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी जो आप क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि सिग्मा r बराबर 1 से लेके डेल्टा r का मान कितना होगा, आपको निकालना है। तो HW में आपको दिए हैं, आप इसको बना के और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। बनाने के बाद कमेंट करना है, ठीक है, कि सर कितना आंसर आया। अच्छा चलो, तो इसको आप बढ़िया से उतार लो। अब हम फिर प्रॉपर्टी नंबर 9 था ना, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 10 करने वाले हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर अब 10 आते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 10 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना। तो आप इसको उतार लो जल्दी से। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 करते हैं, चलो। प्रॉपर्टी नंबर 10 आ जाओ, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रोज या कॉलम्स के अवयव, सभी रोज के अवयव या सभी कॉलम के अवयव AP में हो, AP में हो तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है ना। चलो यहाँ ध्यान देना, इसको याद रखना, है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही कारगर है कि नहीं है। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एक्सपेंशन करके हम लोग बनाएंगे, है ना। तो कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो का अवयव, सभी रो, है ना, सभी जितना भी रो है सब का अवयव यदि क्या हो, AP में हो, या नहीं तो सभी कॉलम्स का अवयव यदि AP में हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? शून्य होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान देना, देखो यहाँ से 1 3 5, है ना, 2 6 10, उसके बाद 3 4 5। अब देखो, बताओ तो इस डिटर्मिनेंट का जो सभी रो है वह AP में है, कैसे? तो देखो AP में जानने का तरीका है, इसका अंतर सेम होना चाहिए। तो देखो तो
3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, अंतर समान है, यानी यह भी एपी में है। अच्छा यह चेक करो तो अगले वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाने पर अंतर बराबर होना चाहिए। तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, अंतर बराबर है ना। तो अच्छा देखो, इसमें सार्व अंतर जो है 2 का था, इसमें सार्व अंतर कितना का है, 4 का है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सबका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर 2 है तो इसका भी सार्व अंतर 2 होना चाहिए, नहीं, हमको मतलब है एपी में हो, सार्व अंतर कितना भी हो माने मतलब नहीं है, सार्व अंतर कुछ भी हो लेकिन एपी में होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, इसको में से 1 घटाएं 2, इसमें से यह 2 घटाएं 2 तो एपी में आ गया, ये भी घटाएं तो एपी में आ गया, यह घटाओ 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यह भी अंतर बराबर है, एपी में है। कोई जोड़ी नहीं होना चाहिए कि सबका सार्व अंतर बराबर ही हो, मतलब सिर्फ एपी में हो जाए बात खत्म हो गया, है ना। तो यह भी एपी में है, यह भी एपी में है, यह भी एपी में है, मतलब यह हुआ कि इसका सभी रो जो है क्या है, एपी में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि पंक्तियों के अवयव, चूंकि पंक्तियों के अवयव किसमें हैं, चूंकि पंक्तियों के अवयव एपी में है, बात समझ में आ गया। तो इसमें सभी पंक्तियों के अवयव किसमें है, एपी में है। तभी आपको बताएं कि डिटर्मिनेंट के सभी रो का, है ना, या सभी कॉलम का अवयव एपी में हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसका अगर ऐसे आप याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ, अच्छा एपी है तो कोई जोड़ी नहीं है कि यह सबका सार्व अनुपात बराबर ही होना चाहिए, यह एपी हो लेकिन इसका कुछ भी सार्व अंतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी सार्व अंतर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एपी होना चाहिए, है कि नहीं। चलो अब देखो 5, 8, 11, 2, 4, 6, 6, 9, 12। अब बताओ तो इसका इसका अंतर देखो, 2 में से यह गया, इसमें से यह गया, ये निगेटिव आता है ये पॉजिटिव आता है, एपी में नहीं है। अब देखते हैं कॉलम में, तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 3, 3, है ना, यानी इसका कॉलम एपी में है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। या तो रो का सभी अवयव एपी में हो या कॉलम का सभी अवयव, देखो ना, तो कॉलम का सभी अवयव क्या है, एपी में है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो लिखना पड़ेगा चूंकि कॉलम्स के सभी अवयव क्या है, एपी में है। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो का या सभी कॉलम का अवयव क्या हो, एपी में हो, जोड़ी नहीं है कि उसका सबका सार्व अंतर बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एपी में हो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपी में हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम फिर एक और एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं, तब फिर क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन करने वाले, एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान देना। देखो अब आपको एपीजीपी में हम बताए थे कि यदि किसी एपी का सार्व प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर डी हो तो हम हर अगला टर्म पिछले में सार्व अंतर जोड़ के लिख सकते हैं। तो यह ए है तो क्या हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस 2d। देखो इसमें से ही घटाओ अंतर d, इसमें से ही घटाओ अंतर d, ए बी में है a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1, a2 प्लस d2 और a2 प्लस 2d2 बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो सर यह भी एपी में, यह भी एपी में, यह भी एपी में, इसका सार्वंतर d है, इसका सार्वंतर d1 है और इसका सार्वंतर कितना है d2 है। वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। बात समझ में आ गया, ऐसा क्लियर है। तो अब ना प्रॉपर्टी नंबर 10 तो आप समझ गए। अब हम इस पर क्या करने वाले, बहुत ही अच्छा प्रश्न करने वाले। तो चलो देखना प्रश्न हम लोग करने वाले हैं ना। तो ये तो समझ गए, फटाक से उतार लो इसको जल्दी से, है कि नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर।
चलो लिखिए, थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, परीक्षा में आता रहता है। लिखिए, यदि x, y, z, z है, z AP में हो तो AP में हो तो सारणिक a+2 a+3 और a+2x है ना, a+2x, a+3 a+4 और a+2y है ना, ऐसा। फिर a+4 a+5 a+2z बराबर है कितना होगा, आपको बताना है उसका मान कितना होगा। तब प्रथम नंबर ऑप्शन है आपका 0, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1, तीसरा C और यह क्या है 2x है ना। अब देखो कहता है कि x y z किस में है, AP में है, तो यह जो वाला सारणिक है इसका मान बताना है कितना होगा, है ना। तो देखो तो ज़रा, इसमें से ही घटाओ, a+3 में से a+2 घटाओ तो a से 1 खत्म, 3 में से 2 गया, 1 बचा, a से 1 खत्म, अच्छा 1 बचा, यानी इसका भी अंतर, ये भी AP में है, ये भी AP में है, चेक करना है यह AP में है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब ज़रा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चूंकि x, y, z किस में है, AP में है कि नहीं है, AP में है, ठीक है। आपको हम बताए थे AP का गुण है कि यदि कोई अनुक्रम AP में है तो उसमें कोई सेम नंबर गुना करो या सेम नंबर जोड़ो या सेम नंबर क्या करो, घटाओ या सेम नंबर भाग करो, यह AP में ही रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x 2y 2z, x y z में क्या गुना है, 2 गुना है। तो अभी सिखाएं आपको कि कोई टर्म AP में है तो कोई संख्या से गुना करेंगे सेम तो AP में रहेगा, तो इसीलिए सब में 2 से गुना करते हैं। 2x 2y 2z किस में होगा, AP में होगा, किस में होगा, AP में होगा। चलिए यह तो AP में है, यह भी AP में है, अब इसको चेक करना है। तो 2x आ गया, 2y आ गया, 2z आ गया, सब में क्या कम है, a। अब सब में आप a जोड़ दो। तो आप पढ़े हैं कि यदि कोई अनुक्रम AP में हो तो समान पद जोड़ें या घटाएं, AP में होगा, तो इसीलिए सब में a जोड़ो। तो a+2x, a+2y, a+2z किस में होगा, AP में होगा, है ना, AP में हो गया। अच्छा अब बताओ, यह भी AP में, अभी आपने देखा अंतर बराबर, यह भी AP में, अभी आपने क्या देखा, a+2x a+2y a+2z, ये भी किस में है, AP में, यानी सभी जो स्तंभ है वह सब किस में है, AP में है। तो यहाँ आपने क्या देखा, सभी स्तंभों AP में है, इसीलिए डेल्टा बराबर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। फटाक से इसको उतार लीजिए, है ना, क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, हम लोग बनाएंगे, फटाफट जल्दी से देखो। इसको उतार लो ना जल्दी से। अब देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से देखना कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ से देखो, तो कॉलम में इसमें से ही घटाओ, x खत्म 1 बचा, x खत्म 1 बचा, AP में है, AP में है। अब इसको चेक करना है AP में है कि नहीं, किसको, x+2a x+2b x+2c प्रश्न में दिया हुआ है, आओ उससे बनाओ जल्दी से। अच्छा ऐसा सोच लो ना, जब भी इस प्रकार का डिटर्मिनेंट हो, यहाँ पे कुछ AP में दिया हुआ है तो लगभग केस में आंसर 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बना के देखते हैं। तो चलो ABC किस में है, ABC
चूँकि ABC AP में है ना। चलो अब ABC AP में है तो हमको लाना है 2A 2B 2C, हम 2 को सब में गुना करेंगे फिर भी AP में रहेगा, इसीलिए 2A 2B 2C AP में होगा, है ना। फिर सब में x जोड़ेंगे तो इसीलिए x + 2A x + 2B x + 2C क्या होगा, AP में होगा। आपको पता चल गया यह भी AP में है, यह भी AP में है, देखो ना घटा के, यह भी AP में पता चल गया। x + 2A x + 2B या x + 2C AP में है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, सभी स्तंभों के अवयव AP में है, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं है। बस अब एक लास्ट थ्योरी है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 11 कराएंगे और कल के क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 12 कराएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 12 से 80 से 90% क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से आपका बनेगा। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कल हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी और है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 11 है ना। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है, सीखो अच्छे से। किताब में आपका शायद 8 या 9 प्रॉपर्टी दिया है, हम आपको पढ़ाएंगे 12 प्रॉपर्टी, और पूरे 12 प्रॉपर्टी को पूरे अच्छे से देखो। 12 प्रॉपर्टी में ही जितना भी कंपटीशन का प्रॉपर्टी है सब आ गया है कि नहीं। तो देखो यहाँ से कहता है यदि n कोटि के डिटर्मिनेंट यानी सारणिक डेल्टा के, मतलब कोई एक n कोटि का सारणिक डेल्टा है, मेरी बात को समझना। कहता है कोई एक सारणिक है जिसका कोटि n है, और कहता है उस n कोटि के सारणिक के अवयवों को उसी के संगत को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब बात समझ में आया। कह रहा है कि कोई यदि n कोटि का सारणिक डेल्टा है, उसमें जो अवयव सब है उस अवयव को हटा के उस अवयव के स्थान पर उसी के को फैक्टर को डाल दिया जाए। आप कल्पना कर रहे हो कि कोई डिटर्मिनेंट आपको हम दें, कहें कि उसके अवयव को हटा के उसके अवयव के स्थान पर उसी के को फैक्टर को डाल के एक डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई n कोटि का डिटर्मिनेंट डेल्टा है, कहता है कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसके सभी अवयवों को हटा के और उस अवयव के स्थान पर उसी अवयव का को फैक्टर डाल दिया जाए, तो इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वह डेल्टा डैश होगा। क्या होगा, डेल्टा डैश। तो डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या संबंध होगा, तो डेल्टा डैश क्या हो गया, उसके अवयवों के को फैक्टर से बने डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश। यह हो गया डिटर्मिनेंट। डेल्टा डैश क्या है, तो डेल्टा के यह जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है इसके अवयवों के को फैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या हो गया, डेल्टा डैश। डिटर्मिनेंट जो प्रश्न में दिया हुआ है वह डेल्टा हो गया, तो दोनों में संबंध यही है, डेल्टा डैश बराबर है, मतलब अवयवों के को फैक्टर से बने डिटर्मिनेंट बराबर है डेल्टा के पावर n माइनस n। n क्या है, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका ऑर्डर है। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल से समझो। देखो यहाँ यदि कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 है ना। अब हम चाहते हैं इसके अवयवों के स्थान पर इसी का को फैक्टर डालें, तो डेल्टा डैश बराबर क्या होगा, इसके अवयवों से बने को फैक्टर, तो इसके अवयवों का को फैक्टर डालना है। तो आपको पता है a11 का को फैक्टर क्या होता है, C11। मैंने क्या किया, सभी अवयव को हटाकर इसके जगह पे को फैक्टर डाल रहे हैं, तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा डैश। ये क्या हो जाएगा, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32, यह क्या हो जाएगा, C33। देखो तो यह हो गया डिटर्मिनेंट और यह हो गया इस डिटर्मिनेंट के अवयवों के को फैक्टर से बने डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश हो गया, है ना। तब कहता है कि डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या संबंध होगा, तो अभी आप पढ़े हैं डेल्टा डैश बराबर होगा डेल्टा के पावर, डेल्टा का ऑर्डर कितना है 3, तो 3 माइनस 1, यानी यहाँ से आ गया डेल्टा बराबर है डेल्टा का स्क्वायर। यानी
उसके कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वह डेल्टा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसको उतार लो और एक हम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो अभी ख़त्म हो गया। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे 80 से 90% क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी से बनेगा, और वह प्रॉपर्टी को कैसे प्रश्न में यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना है वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे। नहीं तो वह प्रॉपर्टी सिंपल 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और हमेशा आपको उसमें कन्फ्यूज़न बना रहेगा। जैसे हम देखते हैं बच्चों लोगों को, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करना है और वह प्रॉपर्टी को कब यूज़ नहीं करना है, क्या क्या मिस्टेक होता है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने में जिससे हमको आंसर नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ें का चर्चा करेंगे हम। तो फिलहाल पहले इसको उतारो, एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से उतारिए। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए तो क्वेश्चन एक लिखिए। 3 कोटि के सारणिक का मान 4 हो तथा इसके अवयवों के कोफैक्टर से बने इतना हो, तो इसके अवयवों के कोफैक्टर से बने सारणिक का मान क्या होगा, है ना। चलो सॉल्यूशन देखो। अभी आप पढ़े हैं डिटर्मिनेंट अवयवों से बने कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट बराबर है डेल्टा के पावर n-1 होता है। अब चलो अवयवों से बने डिटर्मिनेंट का मान बराबर होता है, डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है उसका वैल्यू, तो कितना दिया हुआ है 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान 4 है, 4 के पावर कितना ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का, तो कितना होगा 3-1 यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कितना 16। तो यदि कोई डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू यदि कितना है 4 है, तो उसके अवयवों के कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा 16 होगा। ठीक है। तो आज का जितना भी शुरू से प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं, फेज़ 2 में हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी को आप क्या करो, फेज़ 2 में जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं 1 से लेके कहाँ तक 11 तक, तो आज वाला आप बढ़िया से उतार लो, समझ लो। अब फिर से 1 से प्रॉपर्टी लेकर और 11 तक फिर से उसको रिवीजन कर लो। वीडियो को पीछे वाला लेक्चर जो है शायद 3 से पढ़ाना शुरू किए थे, तो लेक्चर नंबर 3, 4 फिर से आप एक बार देख लीजिए, पुनः रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। तब तक के लिए रहने दीजिए, फिर अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे अच्छा प्रॉपर्टी लेकर, क्वेश्चन भी कराएंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन ही होने वाला है, 3-4 क्लास और होगा, यह टॉपिक आपका खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं। टेक केयर, बाय बाय।